अब कॉलेज में एक वक्त ऐसा आता है जब आपको रिटायर होना पड़ता है पढ़ाने के बाद में। तो मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आया 30 जून 2013 को, और मैं रिटायर हो गया। रिटायरमेंट एक ऐसा पॉइंट है जहां आकर आपको ज़िंदगी को फिर से तराशना पड़ता है। आपने क्या किया था, कितना किया था, कितने बड़े इंसान आप थे, इन सब चीज़ों को लोग भुला देते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अब आप क्या हैं और यहाँ से आगे आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। अच्छा काम ये भी हुआ कि इफ़्फ़त फ़रीदी साहिबा ने मेरी ज़िंदगी पे एक पुस्तक लिख दी, गाता जाए बंजारा, और इसको अमेज़न पे पहुँचाया। वहाँ ये जो भी कमाई यहाँ से आई वो ज़रूरतमंद बच्चों को, जो कि बड़े ज़हीन व फ़हीम थे, उनको भेंट कर दिए गए। ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ। अब मैं ये सोचता था क्या करूं, तो मैंने यही देखा कि भाई एक ऑनलाइन महफ़िल में भी मैं पहुंच गया। ऑनलाइन महफ़िल एक में क्या पहुंच गया, 14 में पहुंच गया। फिर मैंने देखा लोगों पे कहने को अपने पास से तो कुछ है नहीं, फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, भेजते रहते हैं। तो फिर मैं अब सिर्फ 2 महफ़िलों में रह गया हूँ। तो ये जो महफ़िलें शुरू हुई थी, ये 7 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। तो अप्रैल का महीना जैसे ही आता है तो मुझे याद आने लगता है कि ये मेरी सेकेंड इनिंग जो है ये बड़ी कामयाब रही, और इसने मुझे पूरी तरह से पॉजिटिविटी की दुनिया में पहुंचाए रखा। सुबह सुबह ब्यारे शहर यानी अपनी बात मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, और उसमें ज़िंदगी का ज़िक्र मैं करता हूँ, पुराने ज़माने का ज़िक्र मैं करता हूँ। वो उस ज़माने का ज़िक्र करता हूँ जहाँ मोहब्बत थी, प्यार था, खुलूस था, रोमांस था। और ये इतनी सारी पुस्तकें जो मेरे सामने हैं मेरी, इनको मैं पढ़ता नहीं हूँ, इनको मैं ज़्यादातर देखता रहता हूँ, और देखने से ही मुझे खुशी काफ़ी हासिल होती है। तो इस तरह से अब ज़िंदगी जहाँ भी पहुँची है, जैसे भी पहुँची है, बड़े खूबसूरत दौर में है। क्योंकि जो मज़हब मैंने ईजाद किया था बहुत अर्सा पहले, जिसके 4 पाए थे, यानी प्रकृति, संगीत, दरिद्र नारायण और देशाटन, इफ़ पॉसिबल विश्वाटन। काफ़ी सारी दुनिया पहले ही घूम ली थी, यूरोप, अमेरिका, और पिछले दिनों जब थाईलैंड में जाकर आइलैंड्स की दुनिया देखी, वही मज़ा बड़ा आया। तो ये जो ज़रूरी हो जाता है कि आप यूं ही ना रह कर के जो करना चाहते हैं उसको करते रहें। तो मेरे लिए तो फिल्म्स जो 50-60s की थी वही सब कुछ थी, और ऐसे ऐसे एक्टर्स मुझे याद आते हैं। इन एक्टर्स का जिक्र मैं करता रहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि चलिए क्रिएटिविटी है, ये एक सृजन है। यूट्यूब पे लगभग 1200 वीडियो पूरे पूरे आ चुके हैं, 1200 वीडियो। और मैं कोई पैसा वैसा यूट्यूब से लेता नहीं, कोई एक नॉन कमर्शियल चैनल है। और 83 लाख व्यूज़, 83.80 यानी 83,80,000 व्यूज़ मेरे कल तक गूगल पे आ चुके हैं। जो जिसके लिए मैं रिव्यू करता हूँ या व्यू करता हूँ, या जो तस्वीरें मैं भेजता भी नहीं, वो ले लेते हैं तस्वीरें टूरिज़्म के लिए। तो उस पर व्यूज़ जो हैं वो 83.80, 83,80,000 हो गए हैं। ये भी एक नॉन कमर्शियल काम है। वैसे वैसे कि दुनिया से दूर रहता हूँ, इसीलिए थोड़ा चैन, इत्मीनान, सुकून ज़िंदगी में रहता है। क्योंकि जहाँ दुनिया पहुँच चुकी है, या यहाँ से आगे जाएगी कहाँ। सारा दिन सुबह से लेके सोने का दाम ये हो गया, चांदी यहाँ पहुँच गई, इश्क का शेर वो हो गया। अरे भाई, गालिब के शेर की बात करो, कौन से शेर्स की बातें कर रहे हो। यकीन मानो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम जो चाहो करो। लेकिन सच बात यह है कि पैसे की जो लालच है, उसने इस दुनिया को जो असली रूप था वो बिगाड़ के रख दिया है। हमारी फिल्म्स गई, कला का गला घोंटा। क्या फिल्में बनती थी हमारी, और क्या फिल्में बन रही हैं आप बताइए। आप 200, 400, 800, 900 करोड़ कमाने हैं तो बिज़नेस ही कर लो भाई। फिर फिल्म इंडस्ट्री को भी बिज़नेस बना दिया। और मैं तो सचमुच याद करता हूँ उन कलाकारों को। शैलेंद्र जी बना रहे हैं तीसरी कसम, बिमल रॉय बना रहे हैं मधुमती, और इसके बाद आप देखिए कि गुरुदत्त बना रहे हैं कागज़ के फूल। क्या फिल्में बनती थी उस ज़माने में। राज कपूर की आग नहीं चली, जोकर नहीं चली, लेकिन राज कपूर का नाम इतिहास के पन्नों में पूरी तरह से दर्ज है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो अपने मन के मुताबिक था। तो ये 7 अप्रैल जो है, ये वो दिन है जिस दिन ये शुरू हुई थी महफ़िलें। और मुझे फिर 7 अप्रैल के आते आते वो दिन याद आने लगते हैं कि हाँ, एक ऐसा रास्ता खुला जिस रास्ते का ज़िक्र मैं अक्सर ही किया करता हूँ कि अगर ये ना कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। लेकिन प्रकृति का कमाल यह है कि अगर आपके मन में संवेदनशीलता है तो रास्ते आपको मिल जाते हैं।
गाता जाए बंजारा, गाता जाए बंजारा। अब मैं कभी कभी कहा करता हूँ, सफ़र में है ये बंजारा, ला 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 ला। हैप्पीनेस इज़ ए बाय प्रोडक्ट। आप किसी के लिए कुछ करते हो, आपको खुशी मिलती है। अपने लिए कुछ करते रहते हो इकट्ठे, एक जगह जाके आप ज़िंदगी से उकता जाते हो, क्योंकि प्रकृति ने कुछ इस तरीके से इंसान को बनाया है कि नीड और ग्रीड के बीच में फंसा वो इस जीवन की नैया को खींचता खींचता वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसे पता ही नहीं लगता, अरे चलने का समय आ गया। अच्छा, चलने का समय जो है उस वक्त कोई कुछ कर नहीं सकता। बड़ा लुत्फ़ आता है मुझे जब मैं उस दौर की फ़िल्म्स का ज़िक्र करता हूँ, ज़िंदगी का ज़िक्र करता हूँ, बीच में अचानक गाने लग जाता हूँ, गुनगुनाने लग जाता हूँ। बचपन से गाने का शौक़ था, वही सब कुछ होता चला गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सिलसिला क्या रहा, ब्यारे शहर जिसे नाम दिया गया, ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से बनी और कैसे यह आज तक चल रही है। कितना कुछ मैंने बोला है पिछले 11 बरस में, तो ये 11वीं सालगिरह इस नन्ही सी बच्ची की है जिसे मैं ब्यारे शहर कहता हूँ। और कितना कुछ कहता रहा हूँ, और अभी भी जहाँ सुबह होती है कोई ना कोई बात अपनी कहने लगता है। एक तो इसमें रहता है कि सृजन तो होता ही है, दूसरा यह है कि कितना कुछ कहने को होता है। अंदर मन में आपके जो आपने ओवर द ईयर्स देखा, उस सब को आप सामने ले आते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। तो ब्यारे शहर की 11वीं सालगिरह 7 अप्रैल, तो इसलिए बहुत अच्छा भी लग रहा है सोचकर कि चलिए जो भी कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, इस दुनिया के लिए सकारात्मक है और नेगेटिविटी से दूर एक ऐसी दुनिया, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। आइए आपको बताता हूँ कुछ बातें इस ब्यारे शहर के बारे में और ज़िंदगी के बारे में। एमए इंग्लिश में एडमिशन ले लिया और बरस था 1970। कॉलेज में पहुंचा, बड़ा शौक़ था एमए इंग्लिश करने का, और वहाँ प्रोफेसर्स भी बड़े अच्छे समझदार दिखाई दिए। तो मैं जब वहाँ पढ़ने लिखने में दिल लगाने की कोशिश कर रहा था, तो जो सिलेबस दिखाया गया उसमें ये दिखाया गया कि देखो भाई, चौसर जो पोइट है, जॉफ्री चौसर, वहाँ से शुरू हो रहा है ये सिलसिला पोइट्री का। क्योंकि पोइट्री की बात जब आती है तो चौसर ने 1387 में, यानी 1387 में एक लिखना शुरू किया सिलसिला, जिसका नाम उसने रखा प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स। उसने इसका नाम ये रखा। तो सच बात कहूँ, ईमानदारी से कुछ ज़्यादा समझ आता नहीं था सिलसिला। बड़े काबिल हमारे प्रोफेसर मौजूद थे, बड़े काबिल। प्रोफेसर पाठक साहब वहाँ मौजूद थे और एस.के. वोरा साहब थे। और उस ज़माने में बड़ी, मतलब वोरा साहब भी जिन्हें कहते थे भाई वो तो मेरा गुरु है, वो थे S.D.S. छिब्बर साहब। आज इत्तेफाक है कि उनमें से कोई भी दुनिया में नहीं है। तो ये पढ़ाई लिखाई की बात बड़ा एक शौक़ था कि भाई देखिए, अब रोमांटिक पोइट्स को पढ़ेंगे, शैली कीट से तारुफ होगा। लेकिन शुरुआत हुई चौसर से। तो चौसर ने जो बात कही शुरू में ही, वो कही, When that April with his shore sowed, the drought of March hath pierced to the root। अब देखिए, ये लैंग्वेज उस ज़माने 14th सेंचुरी की लैंग्वेज है, इसलिए इसको समझना पड़ता है। अंग्रेज़ी जो है ये 14वीं शताब्दी की अंग्रेज़ी है। तो उसका कहने का मतलब होता है कि स्वीट शावर्स एंड रिन्यूअल, ये हो रहा है अप्रैल में। April is depicted as a time when sweet shower rain down, piercing the dry, harsh ground of March and reviving nature। तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। तो मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पोइट्री की बात, पढ़ाई लिखाई की बात तो रही बाद में। ये अप्रैल के महीने के बारे में ऐसा क्यों कहा, चौसर ने शुरू यहाँ से क्यों किया। और ये लीजिए, यहाँ भी अप्रैल शुरू हो गया, हमारी ज़िंदगी में भी अप्रैल शुरू हो गया। तो ये अप्रैल की स्पेसिफिकेशंस क्या है। वो कहता है कि बारिश की बूंदें गिरती हैं और वो सूखी सी जो मार्च की ज़मीन थी उसको भींजती हुई चली जाती हैं, और सब कुछ ऐसे लगता है जैसे सृजन हो रहा है और जैसे री इन्वेंट कर रही है नेचर अपने आप को। ये खूबसूरत सा ख्याल अप्रैल से
जुड़ा है। तो हुई बात चौसर की, हुई बात पोइट्री की, तो इसीलिए उसे फादर ऑफ पोइट्री भी, इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं चौसर को। तो यहाँ से थोड़ा मन लगना शुरू हुआ पढ़ाई लिखाई। बड़ा इंटरेस्टिंग था एम इंग्लिश का दौर, जो 1970 से 1972 तक मैंने अपने कॉलेज में किया, जहाँ से मैंने बीए किया था, जैन कॉलेज सहारनपुर। मैं अप्रैल की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये आ गया अप्रैल। अप्रैल आते ही सूखी पत्तियों के नीचे से झांकती हुई कुछ यादें सामने आ खड़ी होती हैं। अच्छी खासी इनिंग्स मेरी चल रही थी और मैं अक्सर ही गाता था, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। ममता की छाँव से बाहर आने का वक्त आ गया था, क्योंकि बचपन जो बीतता है वो तो माँ की छाँव में बीतता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सामने खड़ी होती है ज़िंदगी की संगीन हकीकत। तो अप्रैल इसलिए याद आ रहा है कि अच्छी खासी लंबी इनिंग्स पढ़ाने की दुनिया में मैंने बिता दी। 1 अगस्त 1973 को पढ़ाना शुरू किया था आईपीटी में, जो आईआईटी के अंडर है, और उसके बाद 1977 में कंफर्म जॉब अपने कॉलेज में मिल गया जहाँ मैं पढ़ता था, और यहाँ से बस ज़िंदगी अलग दौर में चली गई। यानी अब आप काम कर रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं। इस दुनिया का जो बेस्ट प्रोफेशन है, उसे प्रोफेशन भी मैं ना कह के मिशन कहूँगा, वो है टीचिंग। आप प्राइमरी में पढ़ाइए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, वंस यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, फार अवे, क्लास अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हैपन्स अराउंड इन दिस वर्ल्ड। उस सब से आप बहुत अलग हैं। आखिर सरकार भी कह देती है, भाई बुज़ुर्ग हो, चलो अब रेस्ट कर लो, और रिटायरमेंट हो गया 30 जून 2013 को। कुछ दिन बीते, समझ नहीं आया करें क्या यार, करें क्या। एक अजीब सी खलबली मची रही ज़िंदगी में। अरे सुबह उठ के कॉलेज पढ़ाने जाते थे, वहाँ अच्छा खासा वक्त बीतता था, ये तो खाली हो गया काम, और धड़ाम से जिसे कहते हैं आप गिरते हैं नीचे रिटायरमेंट के दिन। आपके पास कितना पैसा हो, आपके पास कितने प्लॉट हों, आपके पास कितनी शोहरत हो, आपने कुछ भी पा रखा हो, उस दिन आपकी शुरू हो जाती है ग्राउंड ज़ीरो। नो वन इज़ बॉदर्ड आप क्या थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहते रहिए कि मैं ये था, मैं वो। नो वन इज़ बॉदर्ड, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और खालीपन इतना, दिन भर का खाली, जिसे कहते हैं ना कि गूंजते हुए सन्नाटे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने क्या किया कि अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। और कुछ अरसे के बाद, और वो यूट्यूब मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरी जितनी ज़िंदगी में मैं कहना चाह रहा था उसका एक्सप्रेशन का माउथ पीस बन गया। और आज जैसे मैं अक्सर ही कहता हूँ कि लगभग 1200 के करीब वीडियो मेरे घूम रहे हैं यूट्यूब पर, हाईली क्रिएटिव। ज़्यादातर बातें ट्रैवलिंग की करता हूँ या 50-60s के सिनेमा की बात करता हूँ, वो सिनेमा जिसके साए में चल कर मैं बड़ा हुआ। मैं नहीं भूलता उसे कभी। उसके आगे थोड़ा सा हिस्सा 70 का दशक और 80 के बाद के सिनेमा में से अपना कोई वास्ता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो अब मैं आराम से, पैसा मिल गया था अच्छा खासा प्रोविडेंट फंड से, अब उसको ठिकाने लगाना था। भाई कहीं मैं अमीर ना हो जाऊं। अमीर हो गया तो सोच ही बदल जाएगी। ये सारी जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी की बातें हम करते फिरते हैं, ये सब भूखे पेट की बातें हैं। भरे पेट में अच्छी खासी शायरी नहीं होती, भरे पेट में अच्छी खासी अदाकारी भी नहीं होती। ये जो क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट होता है, ये भूख से उपजता है। तो मैंने कहा भाई अमीर ना हो जाऊँ, इसे खर्च करो जल्दी जल्दी। तो घूमना फिरना शुरू करिए। 12 महीने में 13 बार गोवा हुआ, और 12 दिन का पूरा वेस्ट बंगाल का टूर कर दिया। बड़ा मज़ा आया। कश्मीर 5 बार चला गया। भाई इतना घूमा और मज़ा आ गया। ये तो मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। लोग मुझे रमेश दत्त के नाम से देखते हैं, गिने चुने श्रद्धालु, चुटकी भर लोग मुझे देखते हैं, क्योंकि लंबी बातें कहता हूँ। किस पे फुर्सत है जो लंबी लंबी बातें सुनेगा। उस दौर की बातें कहता हूँ जिसे बीते हुए भी अर्सा हो गया। एंड नो वन इज बॉदर्ड अबाउट द एरा दैट वाज। मैं उसे गोल्डन एरा नहीं कहता, गोल्डन एरा ऐसे थोड़ी होते हैं, मैं उसे इमोशनल एरा कहता हूँ। भावनाएं थी, और
भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हज़ारों नग़मे, मैं वो नग़मे तेरी आवाज़ को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे, मेरे महबूब। ऐसे रोमांस के साए तले पलकर मैं जवानी की तरफ धीरे धीरे बढ़ा था, और वो रोमांस आज तक मेरे दिल में मौजूद है। इसी की वजह से ज़िंदगी में खूबसूरती है, खुशी है और खुशहाली है। एक पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इतना तो है कि महीना निकल जाता है पेंशन के ज़रिए, थोड़ी सी पेंशन, नो टेंशन। तो अब क्या करें भाई, चलो यूट्यूब भी बन गया, वीडियो भी बनाने शुरू कर दिए, और अब तो मेरा ये एक फुल टाइम पैशन है वीडियो बनाते। ऑन एवरेज एवरी सेकेंड डे वीडियो ट्रैवलिंग का या उस दौर का बनाता रहता हूँ। मैं गोवा में तो बहुत जा रहा था उन दिनों, क्योंकि गोवा को मैं अलग अलग एंगल से एक्सप्लोर कर रहा था। तो 7 अप्रैल की बात है, और ये लीजिए 7 अप्रैल तो बस आने ही वाला है ना, बस ये आ गया 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल की रात को मैं बीच से 10 बजे के करीब लौट के आया, और मैं जब बेंगलोर जाना शुरू किया 2008 में, क्योंकि भांजा हमारा वहाँ पहुँच गया था आशीष, तो आया मामा जी आते रहो, तो मैंने वहाँ कुछ दोस्त मेरे अनिल कुमार कन्नड़ एक्टर जो अब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे ज़फ़र साहब से मिलवाया। तो ये फ़ोन ज़फ़र साहब का था, वो थिएटर के इंसान हैं, बहुत क्रिएटिव भी इंसान हैं। तो उन्होंने कहा भाई 10 साहब एक महफ़िल शुरू कर रहे हैं हम, ऑनलाइन महफ़िल, तो उसमें हम चाहते हैं कि आप शिरकत करें, उसमें 80 लोग मौजूद हैं, तो आप इसमें कर दीजिए। फिर मुझे तो पता नहीं था भाई ऑनलाइन महफ़िल क्या होती है। फिर मैंने बातचीत करी, फिर उसमें ये हुआ कि भाई सुबह सवेरे जब आप उठें तो कुछ कह दिया कीजिए, जैसे ज़िंदगी के बारे में, आर्ट के बारे में, जो भी आप कहना चाहें, थोड़ा सा कहिए, ज़्यादा सा कहिए, कह दीजिए, यहाँ से महफ़िल। तो उसको हमने नाम दे दिया बयाने शहर, बयाने शहर, शहर नहीं शहर, बयाने शहर। लेकिन बाद में मैंने कहा इसको हम नाम दे देते हैं ब्यारे शहर, ब्यार, ठंडी हवा का झोंका। आपको ताज्जुब होगा, कुछ लोगों को, ज़्यादातर को तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो जानते हैं इसका हिस्सा है आज भी। सुबह उठ के मैंने जो बातें कहनी शुरू करी, ये देखिए, ये आ गया 7 अप्रैल, बरस है 2026, 11 बरस हो गए। 11 बरस से लगातार मैं अपनी बातें कहता चला रहा हूँ, और मैं वही कहता हूँ कि देखिए ये मेरी 11वीं सालगिरह आ गई, मेरी प्यारे शहर की नन्ही मुन्नी बच्ची, इतनी मासूम सी। और इसको प्यारे शहर को सुनते जो लोग हैं वो कहते हैं भाई बड़ा मज़ा आ जाता है, दिन इतना अच्छा। भाई कुछ जगहों से तो मुझे ये कमेंट मिलते हैं कि क्या खूबसूरत अंदाज़ है दिन को शुरू करना। मैं भी क्या करता हूँ, व्हाट ए वे टू बिगिन इट। उसमें सिवाय सकारात्मकता के कुछ है ही नहीं। या तो कोई गीत गा दूंगा या कोई बात कह दूंगा, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी न था। तो ये इस तरह की बातें मैं सुबह सुबह कर देता हूँ। तो वो जो मेरे दोस्त मित्र हैं वो देखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका हुआ कि 25 मार्च 2020 को जब उस नामुराद बीमारी की वजह से लॉकडाउन लग गया और मुझे भी 7 महीने घर बैठना पड़ा, तो उस वक़्त ये प्यारे शहर लोगों के बहुत काम आई। मुझे तो सिर्फ सोच के दरवाजे खोलने थे और अपनी बात कहनी शुरू कर देता था। तो अब भी मैं प्यारे शहर कहता रहता हूँ, और एक ऐसा वक्त आया कि ऑनलाइन महफ़िल ये अकेली नहीं, 14 महफ़िलों में चला गया मैं, और 14 महफ़िलों में मेरी बातें फैलने लग गई इधर उधर कि भाई देखो ये कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं, इसको सुनो, ये रफ़ी साहब के बारे में, ये मुकेश साहब के बारे में, देव साहब के बारे में, देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। 1-1 घंटे तक बोल देता था। वो दिन ऐसे थे कुछ, मतलब 11 साल पहले की दुनिया भी अलग थी। अब 11 महीने इधर की दुनिया जो है बिल्कुल अलग है।
चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये मैं से सोच के बैठ के देखें तो आपको यही नहीं पता चलेगा लड़ कौन किससे रहा है। लड़ वो इंसान खुद से रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में चैन इत्मीनान नहीं है। मैं तो साहिर की बात को याद करता हूँ, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों। क्या 4 साल से चलता आ रहा युद्ध काफ़ी नहीं था? क्या 3 बरस से हो रहे कत्लेआम काफ़ी नहीं थे, जो इन दिनों में धरती पे इस कदर तबाही मची हुई है? प्रलय अगर किसी को कहते होंगे तो ये प्रलय है। लेकिन मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मेरी कोई सुनता नहीं है इस दुनिया में। मैं कहता हूँ कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शायर ने बहुत अच्छी बात कही और इसी को मैं अक्सर कहता रहता हूँ भाई, लेकिन सुनता कोई नहीं है तो फिर क्या करें आप अपने आंगन में लौट आइए, अपने आंगन को संवार लीजिए और जो भी आपके ज़िंदगी के बचे दिन हैं उन्हें आप इत्मीनान से गाते गुनगुनाते चहचहाते बिता दीजिए। तो इसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ भाई। बचपन से बड़ा शौक़ था फ़िल्म्स देखने का और सपने देखने का, और उन सपनों में बड़े खूबसूरत चेहरे देखने का। फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, बड़े सीधे साधे ढंग से जितना आता था वो परोस दिया, और वो भी काफ़ी निकला। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोय। तो ये दरअसल किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे कभी रहा नहीं ज़्यादा। मेरे कलेक्शन में कम से कम 700-800 किताबें हैं, लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं किताबों के बीच में सोता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है जैसे वो ट्रांसमिट हो रही हैं, धीरे धीरे आपके जहन में जा रही है। ये भी तो रोमांस है ना। पढ़ने लिखने के नाम पे जो मैंने दुनिया के तजुर्बे लिए भाई, वो बड़े कमाल के हैं। मील का पत्थर तो महज धोखा है, रास्ते ठोकरों से नपते। इतने अच्छे दोस्त ज़िंदगी में मिले, क्या बताऊँ। उन लोगों की वजह से बचपन में एक अलग सेट था, जवानी में एक अलग सेट था। ऐसी खूबसूरत मोहतरमा ज़िंदगी में आई और आकर के चली गई। आज की तारीख में कोई रुकी नहीं है, सबकी सब जा चुकी हैं। लेकिन वो यादें जो होती हैं ना, याद न जाए बीते दिनों की। तो बीते दिनों की बात इसलिए है कि बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए। अच्छी यादें हैं भाई। बुरी यादें जो होती हैं उन्हें भी आप बुरी क्यों कहते हो, यादें होती हैं यार, उनको जाने दो। जो अच्छा समझ में आता है उसको रोक लो, और जो आपको लगता है कि इससे ज़िंदगी में नकारात्मक, उसको जाने दो। ये ज़िंदगी अगर एक सफ़र है रेल का, तो रिश्ते इसमें महज स्टेशन हैं। थोड़े थोड़े फासले पे मुसाफिर उतरते चले जाते हैं, और एक जगह जाकर आप कहने लगते हैं, वो तो बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र। जंजीर खींच कर जो मुसाफिर उतर गया, उतरते चले जाते हैं। और फिर हाँ, अचानक आपको याद आता है किसी भूली भटकी हुई शाम में, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। अब बताइए क्या करें। ज़िंदगी जो सवाल पैदा करती है वो तो करती है। सबसे बड़ा मसला तो ज़िंदगी है, जिए कैसे। बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जी, साइंस भी पढ़ा दी, ये तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया कि ज़िंदगी को जिए कैसे, और वो जीवन में जो एक अमृत है उसको पिए कैसे। ये किताबों के वंडर में उलझा करके वो जो ब्यूटी ऑफ लाइफ थी, जिसे हम सेंस ऑफ वंडर कहते थे कि इनोसेंस होती थी, वो सब ख़त्म होती चली गई। मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि जीने के अंदाज ये हैं कि आप प्रकृति और संगीत को समर्पण कर दीजिए अपना, बिल्कुल 2 पंख बना लीजिए और उड़ते रहिए जहाँ तक जाना चले। पंख जलेंगे नहीं आपके, जहाँ तक जाए चले जाए। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बन जाइए रिचर्ड बाग का। मीडियोक्रिटी ऑर्डिनरीनेस में नहीं आपका मन लगता तो अपनी एक अलग दुनिया बनाइए। उस दुनिया में संघर्ष होगा, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो ये जो सिलसिले ज़िंदगी के समझ में आए,
आसान हो गया जीना। और फिर दरिद्र नारायण के लिए थोड़ा थोड़ा भी अगर आप कर सकें तो कर दीजिए। और देशाटन इफ़ पॉसिबल विश्वाटन। बहुत बरस पहले यूरोप अमेरिका घूमने का मौका मिल गया था, बस फिर उस पर किसी ने फुल स्टॉप लगा दिया। अभी पिछले बरस थाईलैंड जाने का मौका मिला तो वो फुल स्टॉप हट गया। लेकिन अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं विदेश यात्रा करूं या देश यात्रा करूं, मैं जिन जगहों पर जाता हूं उन जगहों की खूबसूरती को समेट लेता हूं और उसे अपनी प्यारे शहर में या अपने वीडियोज़ में उंडेल देता हूं। इसीलिए लोग ज़्यादातर इनको नहीं देखते, क्योंकि उसमें सेंसेशनलिज्म नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और आप जानते हैं कि जो यूट्यूब पे वीडियोज़ आप देखते हैं, आपको एकदम कैप्शन मिलेगा धाम धाम धाम, और वो नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि उसको व्यू चाहिए। मेरा तो नॉन कमर्शियल चैनल है यूट्यूब पे भी। गूगल के लिए मैं रिव्यू करता हूँ, और गूगल पे मेरे रिव्यूज़ पे व्यूज़ आज की तारीख में 83 लाख 83 लाख लोग मेरे उन व्यूज़ को दे चुके हैं मेरे रिव्यूज़ पे। और वो तस्वीरें जो मैं क्लिक करता हूँ वो गूगल ले लेता है, फिर उसे टूरिज़्म में इस्तेमाल करता है, धन्यवाद करता है मेरा। सब कुछ सीधे साधे तरीके से, इसमें पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि बेड़ा गर्क जो कला का हुआ, जो गला घोंटा गया उसका, वो पैसे की वजह से हुआ। याद कीजिए शैलेंद्र जी किस तरह से फिल्म बना रहे थे। याद कीजिए कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद, उसके बाद भी बिमल रॉय ने कहा कि ये मेरी देवदास तो चली नहीं, लेकिन मधुमती तो मैं बनाऊंगा। और याद कीजिए गुरुदत्त को कैसे बनाते थे ये लोग फिल्म्स। याद कीजिए राज कपूर 0 पे आ गए थे जोकर के पिटने के बाद, फिर एक नया सर्जन किया। ये जो कला का गला घोंटा है, ये पैसे ने घोंटा है। 200 करोड़, 500 करोड़, 900 करोड़, बिजनेस कर लो भैया जा कर के बेड़ा गर्क तो फिल्म इंडस्ट्री का कर ही दिया आप लोगों ने मिलके। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरा वो दौर है जिसे मैं सुरीला दौर कहता हूँ, जिसमें मेरे गायक मौजूद हैं, यादें मौजूद हैं। मुकेश साहब से 2 रातें शिमला में 1973 में मिल लेना, मन्ना दा को उनकी सालगिरह पे फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद पा लेना। एक ही जुमला उन्होंने बोला, आप तो बहुत सुर में गाते हैं, वो आज तक मेरे मन में खुशी देता है। लता जी को 13 साल की उम्र में एक ख़त लिख दिया मैंने, और उनका हाथ से लिखा हुआ ख़त आया जो आज तक मेरे पास में मौजूद है। मुकेश साहब को भी ख़त लिख दिया, वो भी मिला। मोहम्मद रफ़ी साहब कहाँ पैदा हुए थे? कोटला सुल्तान सिंह में। वहाँ जाकर उस ज़मीन को छू करके नमस्कार किया जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब पैदा हुए थे। तो ये जो C.H. आत्मा साहब को सुना, मंडवे तले गरीब, ये मेरी ट्रॉफ़ीज़ हैं लाइफ की। ट्रॉफ़ीज़ तो मैं बचपन में जब गाने गाता था तो बड़ी ट्रॉफ़ी तो कॉलेज के लिए मिलती थी, छोटे से कप मुझे मिलते थे। पता नहीं 18 कप मेरे पास मौजूद हैं, मैं कैसे उनको बचा करके रख लिए मुझे मालूम ही नहीं हुआ। लेकिन वो आज भी मेरी ट्रॉफ़ीज़ हैं, क्योंकि उसके पीछे जो तालियां होती थी, गूंजती थी कि आए इस बार फिर ये पुरस्कार रमेश दत्त को मिलता है। तो ऐसे में ये अप्रैल का महीना आया, 7 तारीख बस ये आ गई, तो मुझे अचानक ये लगा कि ये प्यारे शहर जो मैंने चलाई है, इससे मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। जो मैं कहता चाहता हूँ वो कह पा रहा हूँ, और अच्छी बातें ही कहूँगा हमेशा। दुनिया में प्यार मोहब्बत, मुझको मालूम नहीं अगला जन्म है कि नहीं, ये जन्म प्यार से गुज़रे, बस ये दुआ मैंने मांगी है। तो होपफुली यहाँ से आगे सफ़र इसी तरह चलता रहेगा। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशें मंजिल ने। बड़े अच्छे दोस्त ज़िंदगी में मिले हैं। मित्र कंवलजीत का फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना मेरे लिए बड़ा सुखदाई। इतने लोगों से उन्होंने मिलवा दिया जिस किसी से भी मैंने मिलना चाहा था। इस दुनिया में युद्ध ख़त्म हो, एक दूसरे के विरुद्ध लोग हैं वो ख़त्म हो, मानवता विरुद्ध है वो ख़त्म हो, और जो प्रबुद्ध है वो बुद्ध है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। सुबह सवेरे उठते ही बस ऐसा ही ख्याल आया। ये अप्रैल का महीना 64 ने याद दिला दिया। लिटरेचर के वो सुहाने दिन याद आ गए, वो खूबसूरत सी गुफ्तगू जो उस ज़माने में होती थी वो भी याद आ गई। बहुत कुछ आता जाता है सवेरे सवेरे। तो दुआएं आप सबके लिए, बहुत सारी दुआएं।